शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो आज हम लोग जो है अपने भारत से यात्रा कहाँ करेंगे? दक्षिण अमेरिका की। अभी तक हम लोगों ने यात्रा की, ऐसे मान लो भारत से हमने जो है कौन से रास्ते से यात्रा शुरू किया? एशिया महाद्वीप की। पहले तो भारत से हम गए अपने एशिया कंटिनेंट में, ठीक है, और एशिया कंटिनेंट से फिर हम यूरोप महाद्वीप, यूरोप चले, फिर यूरोप से भूमध्य सागर होकर के फिर निकल गए किधर? उत्तरी अमेरिका। इधर इस तरीके से उत्तरी अमेरिका आ गए, और उत्तरी अमेरिका से फिर हम आ रहे हैं अब दक्षिणी अमेरिका की तरफ। सही है ना, ये दक्षिणी अमेरिका। तो इस पे देखो कुछ, देखो हम लोगों की यात्रा शुरू होती है भारत से। भारत चूँकि हमारा किस में है? एशिया कंटिनेंट में है। तो हमने आगरा से यात्रा शुरू किया, आगरा से हम प्रवेश करते चले गए पूरे एशिया को घूमते हुए इस तरीके से, ठीक। अब इसके बाद में हम यहाँ से प्रवेश किए, इस खाड़ी से होते हुए फिर भूमध्य सागर गए। भूमध्य सागर से हमने यात्रा की पूरे यूरोप महाद्वीप की। कहाँ की? यूरोप महाद्वीप की। फिर वापस यहाँ से इस जिब्राल्टर संधि होकर के हम पहुँच गए नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका कौन गया था? 1492 ईस्वी में कोलंबस गया था। कहाँ से गया था? यूरोप के किस देश से? इटली से। तो इटली से उसने जिब्राल्टर संधि होकर के यात्रा की नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में वो पहले पहुंचा था बहामा द्वीप में। बहामा द्वीप से फिर वो चला गया दक्षिण अमेरिका की तरफ। कहाँ? दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पर कोलंबस आया था दक्षिण अमेरिका में, इसलिए उसी के नाम पर एक देश का नाम रख दिया गया कोलंबिया। तो आज हम उसी के यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण अमेरिका से, वो उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका आते हैं। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आप समझ लो। जो मैक्सिको वाला क्षेत्र है, ये मैक्सिको से लेकर के और ये पूरा इलाका, ये वाला पूरा इलाका मैक्सिको से इधर का हिस्सा पूरा क्या कहलाता है? लैटिन अमेरिका। क्या कहलाता है? लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका इसलिए कहलाता है क्योंकि यूरोप के फ्रांसीसी हैं और जो है आपका स्पेनिश हैं, पुर्तगीज़ हैं, जहाँ पर लैटिन भाषा चलती है, जहाँ पर लैटिन भाषा चलती है। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत भाषा से तमाम भाषाओं का जन्म हुआ ना, चाहे वो मराठी हो, चाहे हिंदी हो, उड़िया हो, सब संस्कृत से ही बन करके आए हैं, ठीक। तो ऐसे ही इन देशों की भाषाओं की ओरिजिन किससे हुई? लैटिन भाषा से हुई। अब लैटिन भाषा बोलने वाले लोग कहाँ आकर बस गए? दक्षिण अमेरिका वाले। और जो इंग्लिश लोग थे, अंग्रेजी थे, वो कहाँ बस गए? उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये कहलाया आंग्ल अमेरिका। क्या कहलाया? आंग्ल अमेरिका। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ये क्या कहलाया? आंग्ल अमेरिका। और मैक्सिको और मध्य अमेरिका में 7 देश हैं, मैंने बताया था। तो मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और इसके साथ में ये द्वीप समूह है जिसको क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज, या फिर यहाँ पर कैरिबियन सागर है तो इसके नाम पर इसको क्या कहते हैं? कैरिबियन देश। क्या कहते हैं? कैरिबियन देश। तो कैरिबियन देश, मैक्सिको देश और मध्य अमेरिकी देश जिसमें 7 देश हैं, और दक्षिण अमेरिका का देश, ये सब क्या कहलाता है? लैटिन अमेरिका। क्या कहलाता है? लैटिन अमेरिका, ठीक। तो इस तरीके से ये लैटिन अमेरिका हो गया, और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका आंग्ल अमेरिका हो गया। अब हम लोग इसको जो है मानचित्र का अध्ययन हम लोग करेंगे इसका बोर्ड के सहायता से। तो बोर्ड पे हम लोग चलते हैं। देखो ये है हमारा दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के जो इसका सराउंडिंग बाउंड्री है, जल राशि की बाउंड्री है, वो क्या है? उत्तर में ये तो यहाँ पर भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर ये कौन सा महासागर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक या उत्तरी अंध महासागर, ठीक है। और पश्चिम साइड में अगर आओगे तो यहाँ कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। भाई इसमें देखो ना, ये कौन से महासागरों से घिरा है? ये तो प्रशांत महासागर, वो अटलांटिक महासागर हो गया जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। और इधर क्या है? ये दक्षिणी प्रशांत महासागर
और यहाँ पर चूंकि इक्वेटर है और इक्वेटर के ऊपर वाला भाग क्या हो गया, उत्तरी अटलांटिक। तो इक्वेटर इसके जो है बहुत जो है ऊपर वाले सिरे से गुजरता है, जो विषुवत रेखा है ऊपर वाले सिरे से गुजरता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये चारों तरफ से लगभग जल से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो कोलंबिया है ये पनामा देश से इसकी सीमा लगती है। पनामा देश से इसकी सीमा किसकी लगती है, कोलंबिया देश की लगती है। तो ये थोड़ा सा हिस्सा है जो कि यहाँ पर क्या है, पनामा नहर है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। अब इसमें जो लगभग 12-13 देश हैं, मुख्य भूमि पर लगभग 13 देश हैं। तो इन 13 देशों का हम लोग ज़्यादा देश नहीं इसलिए एक एक देशों के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो ये है फ्रेंच गुयाना, यहाँ से क्या है, फ्रेंच गुयाना, छोटा सा देश ये है फ्रेंच गुयाना। इसका फ्रेंच गुयाना क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ फ्रांसीसी बस्ती है ज़्यादातर, फ्रांसीसियों का ये जो है, इसलिए इसको फ्रेंच गुयाना कहा गया। और एक गुयाना भी है, क्या है, गुयाना। फ्रेंच गुयाना और गुयाना के बीच में एक है सूरीनाम, क्या है, सूरीनाम। गुयाना और फ्रेंच गुयाना के बीच में क्या है, सूरीनाम। तो फ्रेंच गुयाना किस लिए जो है महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा समझ लो। देखो फ्रेंच गुयाना, यहाँ पर फ्रांस अपनी जो है सैटेलाइट लॉन्च करता है। फ्रेंच गुयाना से फ्रांस अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है, क्योंकि इधर क्या है, सागर है, महासागर है जैसे ही, और इधर जो है प्रशांत महासागर है। अगर सैटेलाइट बाई द वे जो है फेल हो जाए तो वो नुकसान न करे, समुद्र में जाकर के महासागर में गिर जाए। तो यहाँ पे लोकेशन भी इसको अच्छी मिलती है। तो इसलिए फ्रेंच गुयाना से फ्रांस जो है अपने सैटेलाइट को लॉन्च करता है। और यूरोप में संयुक्त जो है स्पेस एजेंसी है, यूरोप में संयुक्त स्पेस एजेंसी है। सभी देश मिल करके पश्चिमी, खास करके पश्चिमी यूरोप वाले, इन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी बनाई है। क्या बनाई है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जैसे भारत में इसरो है, उत्तरी उसमें अमेरिका में नासा है, ऐसे ही यूरोप में यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जिसमें सभी देश मिल करके काम करते हैं। सबका अपना अपना काम जो है बटा हुआ है। तो उसमें फ्रांस क्या करता है, फ्रांस जो है प्रक्षेपण का काम करता है। जो भी कोई भी सैटेलाइट बनती है या कोई जो है उस तरीके से यान भेजना होता है तो फ्रांस के काम में है वो। फ्रांस मतलब उस काम को करता है। तो फ्रांस कहाँ से भेजता है, फ्रेंच गुयाना से। और फ्रेंच गुयाना हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत के भी जितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, भूस्थैतिक जो है सैटेलाइट है, वो कहाँ से छोड़ा जाता है, फ्रेंच गुयाना से। भूस्थैतिक सैटेलाइट कैसे होते हैं, ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी के ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो कौन होते हैं, भूस्थैतिक या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये क्या होते हैं, पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहते हैं, पृथ्वी के साथ साथ घूमते, जैसे पृथ्वी घूम रही है तो इसके साथ साथ घूमते रहेंगे। अर्थात ये जिस देश के ऊपर लॉन्च किए जाएंगे उसी देश की सूचना ये देते रहेंगे 24 घंटे, क्योंकि साथ साथ में घूम रहे हैं पृथ्वी के। तो पृथ्वी के साथ साथ घूम, जैसे भारत ने छोड़ दिया अपने ऊपर, तो भारत की पूरी जैसे जितने भी मोबाइल सिस्टम है या नेटवर्किंग है वो सब वहाँ से भारत को ही मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं। तो उसको इतनी अधिक ऊंचाई पे छोड़ने के लिए हमको जो है GSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से रॉकेट का, GSLV। तो GSLV होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं। जैसे हम भाई रॉकेट क्या होते हैं, ये सिर्फ जो है एक तरीके से वाहन है, परिवहन के साधन है। किसको भेजने के लिए, मिसाइल को भेजने के लिए, सैटेलाइट को भेजने के लिए। तो ये क्या है, परिवहन का काम करते हैं। तो भारत अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च करवाता है, कहाँ से, फ्रेंच गुयाना से। क्योंकि हम जो एक दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट होता है, पोलर सैटेलाइट जो है लगभग 700-800-900 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के ऊपर लॉन्च किए जाते हैं। वो पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाते हैं। वो क्या करते हैं, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाते हैं। तो भारत PSLV टाइप के जो रॉकेट हैं वो मतलब भारत से लॉन्च करता है, भारत से ही लॉन्च करता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV जिसको बोलते हैं, तो वो भारत से लॉन्च करता है। और वो जो है ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो इस तरीके से भारत के लिए भी क्या महत्वपूर्ण है, फ्रेंच गुयाना। तो फ्रेंच गुयाना इसलिए थोड़ा सा जानना जरूरी था। इसके अलावा ये सूरीनाम है, इसका कोई ज़्यादा महत्ता नहीं है। और ये क्या है, गुयाना। ये क्या है, गुयाना। फ्रेंच गुयाना और गुयाना के बीच सूरीनाम है। इसके बाद में गुयाना देश है। गुयाना देश की राजधानी है जॉर्ज टाउन। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जॉर्ज टाउन से जो है हीरा निर्यात किया जाता है। क्या, हीरा। तो जॉर्ज टाउन, प्रश्न आएगा कि हीरा पत्तन या हीरा पोर्ट किसको कहा जाता है, डायमंड पोर्ट किसको कहा जाता है, जॉर्ज टाउन को। किसको कहा जाता है, जॉर्ज टाउन को। तो ये हीरा निर्यातक पत्तन है कौन, जॉर्ज टाउन, जो किसकी राजधानी है, गुयाना की राजधानी है। इसके बाद में यहाँ पर आता है वेनेजुएला। क्या आता है,
वेनेजुएला। वेनेजुएला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो यहाँ पर एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक लानोस नामक जो है घास भूमियाँ पाई जाती हैं, उष्णकटिबंधीय घास भूमि, लानोस जिसको कहते हैं। तो प्रश्न आते हैं, मिलान करने के लिए आते हैं परीक्षाओं में, घास भूमियों को नाम दे देंगे और किस देश में पाए जाते हैं। तो लानोस कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में। ये कैसी घास है? उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ कैसी हैं? ये उष्णकटिबंधीय। तो वेनेजुएला में इसको क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। और वेनेजुएला में एक जो है इसकी सबसे बड़ी झील है वेनेजुएला की, मराकाइबो। कौन सी झील है? मराकाइबो, जो वेनेजुएला में यहाँ पर स्थित है। और इसके अलावा वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका का सबसे अधिक जो है तेल उत्पादक और निर्यातक देश है। तेल उत्पादक और सबसे अधिक तेल निर्यातक देश दक्षिण अमेरिका कौन है? वेनेजुएला है। और वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है। किसका सदस्य है? ओपेक का। ओपेक, OPEC, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये किसका सदस्य है? ओपेक का। कौन? वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका का के दो देश हैं जो ओपेक के सदस्य हैं, एक तो वेनेजुएला है और दूसरा इक्वाडोर है। कौन है? इक्वाडोर। ये तो बाद में शामिल हुआ है और ये जो उन 5 देशों में शामिल है जिन्होंने 1960 में ओपेक की स्थापना की थी। यहाँ से प्रश्न आते हैं, इनको आप ध्यान रखना। 1960 में किसकी स्थापना हुई थी? ओपेक की। और ओपेक के जो है संस्थापक सदस्यों में से कौन शामिल था? वेनेजुएला। और इस समय ओपेक में कितने देश हैं? 15 देश इसके सदस्य हैं। ओपेक के कितने देश सदस्य हैं? 15 देश सदस्य हैं। ठीक। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जबकि स्विट्जरलैंड ओपेक का सदस्य भी नहीं है। तो प्रश्न कभी कभी आता है कि ऐसे संगठन का नाम बताओ जिसका मुख्यालय जो है जिस देश में हो वो देश ही उसका सदस्य ना हो, क्योंकि स्विट्जरलैंड में पेट्रोलियम है ही नहीं। लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर विश्व के बहुत सारे संगठन हैं जिनके क्या हैं? मुख्यालय हैं स्विट्जरलैंड में। ठीक। तो इसलिए स्विट्जरलैंड महत्वपूर्ण है। तो स्विट्जरलैंड हम लोगों ने पढ़ा था, यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। तो वेनेजुएला इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक। तो ये ओपेक का सदस्य है। इसके बाद में कोलंबिया आ जाते हैं। अब कोलंबिया, इसकी सीमा किससे लगती है? मध्य अमेरिकी देश से। मध्य अमेरिकी देश इधर है, मध्य अमेरिकी देश ये है जो है इस तरीके से। एक देश है, क्या नाम है? पनामा। ये क्या है? पनामा। तो पनामा जो मध्य अमेरिकी देश है उसकी सीमा किससे लगती है? कोलंबिया देश से। ठीक। अभी कोलंबस के नाम पे ही कोलंबिया पड़ गया क्योंकि कोलंबस आया था यहाँ पहले 1492 ईस्वी में। सबसे पहले पहुँचता है कैरिबियाई द्वीप समूह में, बहामा पहुँचता है, फिर वो यात्रा करते हुए इधर भी आ जाता है। तो उसी के नाम पर कोलंबिया नाम देश का पड़ गया। कोलंबिया की सीमा लगती है फिर इक्वाडोर से। इक्वाडोर से अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था 3 देश विषुवत रेखा पर स्थित हैं। कौन कौन से 3 देश? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। विषुवत रेखा किन 3 देशों से गुजरती है दक्षिण अमेरिका के? तो इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राज़ील से। इन 3 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। अब देखो जो इक्वाडोर है इसकी राजधानी है क्वेटो। क्या है? क्वेटो। इसकी राजधानी है क्वेटो। अब इक्वाडोर की राजधानी, यहाँ पर प्रश्न आएगा कि किस देश की राजधानी शहर विषुवत रेखा पर स्थित है? तो इक्वाडोर की राजधानी शहर किस पे स्थित है? विषुवत रेखा पर। क्वेटो शहर विषुवत रेखा पर स्थित है। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है इस तरीके से उत्तर से दक्षिण तक, जिसको बोलते हैं एंडीज पर्वत। मैंने उत्तरी अमेरिका जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि रॉकीज जो है दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। कौन सी है? एंडीज। तो यही एंडीज इस तरीके से ऐसे फैली हुई है जो कोलंबिया से लेकर के और इस तरीके से यहाँ तक पूरी फैली हुई। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, इस तरीके से ये फैली हुई है उत्तर से दक्षिण, जो लगभग 7200 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। कितने किलोमीटर? लगभग 7200, 7000 प्लस किलोमीटर लंबी है। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसी पर्वत श्रृंखला के ऊपर कौन सा शहर बसा है? क्वेटो। कौन सा शहर बसा है? क्वेटो। अब जब ये ऊंचाई पर स्थित होगा, लगभग 5 से 6000 मीटर बीच की ऊंचाई पर क्वेटो शहर स्थित है और है भूमध्य रेखा पर। अगर भूमध्य रेखा पर कोई देश स्थित होगा तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो है 12 महीने सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो इसकी वजह से क्वेटो में तो गर्मी ज़्यादा पड़नी चाहिए। लेकिन क्वेटो एक ऐसी राजधानी है जो विषुवत रेखा पर स्थित होने के बावजूद भी वहाँ की जलवायु सम रहती है। मतलब वहाँ की जलवायु न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि वो पहाड़ पर स्थित है। किस पर स्थित है?
पहाड़ पर स्थित है। तो पर्वत पर स्थित होने के कारण वहाँ पर हमने बताया था ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता जाता है, घटता जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। तो ये ऊंचाई पर स्थित है तो यहाँ तापमान कम रहता है, इसलिए जो है 12 महीने यहाँ का तापमान एक जैसा रहता है, समान रहता है। और इसीलिए यहाँ का मौसम जो होता है बसंत ऋतु जैसा होता है। जैसे भारत में बसंत ऋतु नहीं होता है, बसंत ऋतु में न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, अब आने वाला बसंत ऋतु है। तो उस वही ऋतु जो है कहाँ पर शायद शुरू हो गया, बसंत पंचमी थी ना कल परसों में, तो अब बसंत ऋतु शुरू हो गया। अब देखो इसीलिए पीला पीला पहन कर आए हैं, बसंती तो बसंत ऋतु जैसा माहौल कहाँ का रहता है, क्वेटो का। तो क्वेटे पे बसंत ऋतु का माहौल कैसा क्यों रहता है, क्योंकि ये ऊंचाई पर स्थित शहर है। ठीक, तो प्रश्न आएगा कि इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो में जलवायु जो है इतनी ज़्यादा कठोर क्यों नहीं होती, बजाय मतलब कठोर होने के यहाँ पर जलवायु समशीतोष्ण टाइप की होती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि ये पहाड़ पर स्थित है और ऊंचाई पर स्थित है, पहाड़ पर भी ऊंचे स्थान पर स्थित है। अब यहाँ बर्फ नहीं पड़ेगी क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है, तो बर्फ़ पड़नी चाहिए। भारत में तो हिमालय में 5000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ़ पड़ने लगता है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर विषुवत रेखा, भाई सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं 12 महीने, तो यहाँ बर्फ़ पड़ेगा ही नहीं। यहाँ जो मौसम बनेगा, बादल बनेगा, पानी के रूप में वर्षा होगी, तो इसलिए यहाँ वर्षा पानी के रूप में होती है, बर्फ़ नहीं पड़ते हैं ऊंचाई पे होने के बाद। तो ये इक्वाडोर हो गया। और एक यहाँ पर विषुवत रेखा पे ही एक द्वीप है जिसका बोलते हैं गैलापागोस। क्या बोलते हैं, गैलापागोस। तो गैलापागोस द्वीप जो है ये किसके अंडर में है, इक्वाडोर के अंडर में। तो इक्वाडोर, ये भी गैलापागोस द्वीप भी जो है किस पे है, इक्वेटर रेखा पर है। तो इसका जो है द्वीप गैलापागोस जो इक्वाडोर का है वो किस पर स्थित है, विषुवत रेखा पर। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर आते हैं पेरू। ये क्या है, पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आगे हम लोग जब धाराएं पढ़ेंगे, विश्व की 2 प्रकार की धाराएं होती हैं, एक ठंडी धारा, एक गर्म धारा। जल धारा, पानी में जो धाराएं बहती हैं उनको जलधारा बोलते हैं। तो पेरू से एक ठंडी जलधारा इस तरीके से जाकर बहती है, इससे पेरू से होकर के, पेरू के तट के सहारे। अब ये ठंडी जलधारा पूरी जलवायु को प्रभावित करती है, यहाँ की पूरे जलवायु को यहाँ की प्रभावित करती। और इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था, हम्बोल्ट नामक एक भूगोलवेत्ता ने लगाया था। किसने लगाया था सबसे पहले पता, हम्बोल्ट ने लगाया था। तो हम्बोल्ट के नाम पर पेरू जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा भी कहते हैं, पेरुवियन जलधारा को हम्बोल्ट जलधारा भी कहते हैं। और ये कैसी जलधारा है, ठंडी। अब इसकी विशेषताएं ये सब हम जब जलधारा पढ़ेंगे तब वहाँ बताएंगे। यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखो कि पेरू के तट के सहारे, जो पश्चिमी तट है, इसका तट तो एक ही है पश्चिमी, तो इस तट के सहारे जो है एक जलधारा जाती है जो बहुत व्यापक स्तर पर यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। अब जब गर्म जलधारा जाएगी तो वहाँ वो हल्की करेगी, हवा को ऊपर उठाएगी, तो वहाँ बारिश होगी। ये ठंडी रहती है तो यहाँ बारिश नहीं कराती है। तो यहाँ पर जब चिली में यहाँ ये पूरा क्षेत्र ऐसे जाता है जलधारा, ये तो ये वाला पूरा क्षेत्र जो है शुष्क रहता है, यहाँ पर नमी नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। ठीक, तो चिली में ही वर्षा नहीं होती, इसीलिए यहाँ अटाकामा का मरुस्थल जो पाया जाता है वो दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, सूखा। तो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल यानी जो ड्राई मरुस्थल कौन सा है, अटाकामा का मरुस्थल, जो कहाँ पर है, चिली और ये इस तरीके से पेरू की सीमा पर स्थित है, अटाकामा मरुस्थल। और अटाकामा मरुस्थल में ही एक शहर है जो कि चिली में है, अरिका नाम है। क्या नाम है, अरिका। अब अरिका में इसमें एफ जोड़ दोगे तो अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफ्रीका। तो अफ्रीका से अरिका को याद कर लो। और अरिका दुनिया का सबसे शुष्क शहर है। क्या है, सबसे शुष्क सूखा शहर कौन सा है, अरिका। अरिका दुनिया का सबसे सूखा शहर है क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती, पेरू जलधारा की वजह से यहाँ वर्षा नहीं होती है, तो सबसे सूखा शहर। और भारत का सबसे गीला शहर, मतलब दुनिया का सबसे गीला शहर, अर्थात गीला मतलब जहाँ नमी ज़्यादा हो, कौन सा है, मेघालय में चेरापूंजी, मौसिनराम। वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दुनिया के। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, अरिका में होती है, जो कहाँ है, चिली में है। तो ये दोनों भाई भाई हुए, चिली और भारत, क्योंकि एक जो है ज़्यादा सूखा है और एक ज़्यादा गीला है। ठीक है, तो एक ज़्यादा गीला करता है और एक सूखा रहता है। तो ये अरिका हो गया। अरिका अटाकामा मरुस्थल में स्थित है, सबसे सूखा शहर, सबसे शुष्क शहर, ड्राई शहर है, जो चिली में स्थित है। ठीक, चिली की राजधानी सांटियागो है। क्या है, सांटियागो। यहीं पर एक शहर, एक देश है बोलीविया। क्या है, बोलीविया, जो पेरू और इसकी सीमा लगती है। इधर से पेरू लग रही है, इधर से ब्राज़ील लग रही है पूर्व साइड में, और दक्षिण साइड में अर्जेंटीना लगती है, पराग्वे लगती है और चिली लगती है। लेकिन पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक जो है झील है, एक झील है जिसका नाम है टिटिकामा झील। कौन सा झील, टिटिकामा झील।
अब ये टिटिकामा झील जो है दुनिया की सबसे ऊंची झील है। कैसी झील है? दुनिया की सबसे ऊंची झील। तो ज़्यादातर ऊंचाई वाले चीज़ यहीं पर स्थित है। ये क्वेटो दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची शहर जो है, दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी शहर है। कौन से? क्वेटो। और पहली ऊंचाई राजधानी शहर क्या है? लापाज। जो बोलीविया की राजधानी लापाज है, ये दुनिया के सबसे ऊंचे स्थित राजधानी शहर है। सबसे ज़्यादा ऊंचे स्थित राजधानी शहर कौन सा है? लापाज है। किसकी राजधानी है? बोलीविया की। और दूसरे नंबर पे क्या है? क्वेटो। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। ठीक, तो ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक झील स्थित है जिसको बोलते हैं टिटिकामा झील। और ये टिटिकामा झील जो है दुनिया की सबसे ऊंची झील है। और यहाँ पर नाव भी चलाते हैं। बताओ, यहाँ इतनी ऊंचाई पर नाव भी ले जा करके खड़ा कर दिया। और ये नाव इसलिए यहाँ पर जो है चलवाते हैं क्योंकि यहाँ लोग देखने आते हैं तो नौकायन करते हैं, उससे कमाई होती है। तो इसलिए यहाँ ये नौगम्य झील है। प्रश्न आता है कि दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? टिटिकामा। कौन सी झील? टिटिकामा झील। ठीक, और इसके अलावा वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है, एंजिल जलप्रपात। एंजिल, क्या नाम है? एंजिल जलप्रपात। प्रश्न आता है तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, जो कहाँ है? वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में। जो एक नदी है कोरोना के नाम से, कोरोनी नदी है। कोरोनी नदी पर, हाँ, कोरोनी नदी, ओरेनिको नदी यहाँ की मुख्य नदी है। ओरेनिको नदी इस वेनेजुएला में बहती है, यहाँ उसका मुहाना है। और उसी की एक सहायक नदी है कोरोनी नदी। कौन सी नहीं? कोरोनी नदी। तो कोरोनी नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, झरना स्थित है, एंजिल। अब झरना जलप्रपात क्या होता है ये सब हम आगे अच्छी तरीके से समझाएंगे, कैसे झरने बनते हैं। झरना का मतलब पानी झरना, ऊंचाई से झरेगा पानी तो उसको झरना बोलते हैं। ऊंचाई से झरना मतलब गिरना, तो उसको जलप्रपात या झरना बोलते हैं। तो ये बनते कैसे हैं इसका हम अध्ययन करेंगे आगे। ठीक, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? एंजिल जलप्रपात, जो कहाँ है? वेनेजुएला। सबसे ऊंचे चीज़ यहीं स्थित है, बड़े बड़े चीज़। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज है। दूसरे नंबर पे क्या है? क्वेटो। प्रश्न में मैंने देखा था, प्रश्न ज़्यादातर आते हैं तो उसमें लापाज नहीं दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? क्वेटो। कुछ किताबों ने इसी वजह से लिख दिया है कि दुनिया के सबसे ऊंचे जो राजधानी शहर है कौन है, तो उन्होंने क्वेटो लिख दिया है। आज मैं किताब देख रहा था तो उसमें लिखा है क्वेटो, लेकिन है कौन सा? लापाज। दूसरे नंबर पे क्वेटो है, लेकिन ऑप्शन में लापाज नहीं होता है प्रश्नों के, क्वेटो होता है। तो क्वेटो आप ध्यान रखो। ये दूसरा, अगर लापाज दिया है, क्वेटो भी दिया है, तो आप किसको लगाओगे? लापाज को लगाओगे। ठीक, तो ये टिटिकामा झील हो गया। अब ये चिली जो है, चिली में यहाँ पर तो अटाकामा मरुस्थल है, जो क्या है? सबसे सूखा मरुस्थल है। क्या है? सबसे सूखा मरुस्थल है। और इसके अलावा चिली और अर्जेंटीना से अलग हुआ एक जो है द्वीप है। ये क्या है? द्वीप, जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगा। क्या नाम है? टेरा डेल फ्यूगा। टेरा डेल फ्यूगा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है? आइलैंड है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? टेरा डेल फ्यूगा। अब ये टेरा डेल फ्यूगा पे 2 देशों का अधिकार है। पूरब साइड में, यानी पूरब या इसको दक्षिण भी कह सकते हो, निचला हिस्सा, इस पर जो है अधिकार है आपका किसका? अर्जेंटीना का। किसका है? अर्जेंटीना। और जो इधर वाला पश्चिम वाला हिस्सा है वो किसके अंडर में है? चिली के अंडर में। चिली के अंडर में। तो टेरा डेल फ्यूगा सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड है, उस पर 2 लोगों का अधिकार है। किसका? अर्जेंटीना का, पूर्वी वाले भाग में या दक्षिणी वाले भाग में, और पश्चिम वाले या उत्तर वाले भाग में किसका अधिकार है? चिली का अधिकार है। और यहीं से लगा हुआ एक और जो है द्वीप समूह है जिसको बोलते हैं फाकलैंड। क्या बोलते हैं? फाकलैंड। अब ये फाकलैंड जो है ये इनके अंडर में नहीं है, तो दक्षिण अमेरिका में, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? यूनाइटेड किंगडम का। किसका अधिकार है? यूनाइटेड किंगडम या यूके का अधिकार है। टेरा किसमें? फाकलैंड पर। तो फाकलैंड द्वीप समूह किस है? तो दक्षिण अमेरिका में, लेकिन इसका अधिकार किस पे? इस पर अधिकार किसका है? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। अब कारण क्या है? देखो, कोशिश में तो ये लगा था, अर्जेंटीना कोशिश में लगा था कि फाकलैंड हम जीत लें, फाकलैंड पर हम कब्जा कर लें, और इसने इस पर आक्रमण कर दिया कब्जा करने के लिए। और इंग्लैंड जो वहाँ बैठा हुआ था यूरोप में, इंग्लैंड इस तरीके से, तो इंग्लैंड ने रातों रात फैसला किया। देखो यहाँ इंग्लैंड यहाँ पे है, इसने रातों रात फैसला किया कि हमको भोर होने से पहले, दिन निकलने से पहले फाकलैंड पर कब्जा चाहिए। अपनी सेना भेज दिया और अर्जेंटीना की सेना को मार भगा करके बाहर कर दिया। फिर इसमें कहा कि हम जनमत संग्रह कराएंगे। क्या कराएंगे? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मतलब जनता संग्रह, मतलब मत डाले कि किसके देश में रहना है, तो इन्होंने जनमत संग्रह कराया। अब जनमत संग्रह जब हुआ तो यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने कहा हम
अंग्रेजों के साथ रहेंगे। किसके साथ रहेंगे? अंग्रेजों के साथ। अरे ये पिछड़ों के साथ कौन रहेगा? अर्जेंटीना तो पिछड़ा हुआ है। और इंग्लैंड क्या है? विकसित देश है, दुनिया में सब जगह जाना जाता है, साम्राज्यवादी देश था उस समय। तो यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने एक मत वोट कर दिया, 99% लोगों ने कह दिया कि हम कहाँ रहेंगे? अंग्रेजों के साथ, यूके के साथ रहेंगे। तो इस तरीके से फाकलैंड यूके के कब्जे। अब यहाँ जो 1-8% जिन्होंने वोट किया होगा अर्जेंटीना के पक्ष में, तो जिनको मारा होगा 100 आ रहे होंगे सिपाही, वही जाग के उठे होंगे, घायल वायल कहे होंगे हम अर्जेंटीना में रहेंगे, तो वही कम परसेंटेज में थे। बाकी सब किसके पक्ष में चले गए? अर्जेंटीना। देखो यहाँ भी जो है ईसाई रहते हैं ज़्यादातर, और इंग्लैंड में भी ईसाई रहते हैं। तो जब मतलब धर्म एक ही है दोनों जगह, तो अब पहले तो ये होता कि धर्म की बात होती, अगर यहाँ पर मुस्लिम होते वहाँ ईसाई होते, तब तो ये कहते हम कहाँ रहेंगे? अर्जेंटीना में। लेकिन जब धर्म की समानता है, एक ही समान धर्म है, तो किसको फिर जो है वो विशेष वो देंगे, अपना पक्ष मत देंगे? विकास और विकसित को देखेंगे। अब जैसे अभी जनमत संग्रह करा लिया जाए जो है भारत और पाकिस्तान में, जैसे यहाँ के मुसलमानों को कह दिया जब तुमको पाकिस्तान रहना है या भारत रहना है, तो धर्म भले ही वहाँ मतलब मुस्लिम हो, हालांकि हिंदू यहाँ पे मतलब मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा है भारत में, लेकिन पाकिस्तान यहाँ का मुसलमान कोई नहीं जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो कटोरा लेके भीख मांगने वाला देश है, तो ऐसी जगह कौन जाएगा? कोई भी मुसलमान नहीं जाना चाहेगा। वो तो कह देते हैं लोग बार राजनीति की उसमें आकर के कि हम देश छोड़ के चले जाएंगे। अरे जाके दिखाओ तो पाकिस्तान में, वहाँ जाओगे डंडा खाओगे, भूखे मर जाओगे, तो नहीं जाना चाहेंगे। अभी जनमत संग्रह करा लिया जाए तो नहीं जाना चाहेंगे कोई भी। तो किसको चाहते हैं लोग? कि शांति हो सब कुछ, और जो है विकास कर रहा हो देश, विकसित हो। तो इसीलिए फाकलैंड वहाँ चला गया। तो ये तो इसकी होगी। और ये अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना में एक यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है जिसका नाम है पैटागोनिया। देखो यहाँ पर क्या है? मकर रेखा है। मकर रेखा और कर्क रेखा के आसपास जो मरुस्थल पाए जाते हैं उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। कौन से मरुस्थल? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल ज़्यादातर देशों के महाद्वीपों के पश्चिम साइड में पाए जाएंगे। किधर पाए जाएंगे? पश्चिम साइड में। ये हम वर्षा जब कराएंगे तब सब बताएंगे अच्छी तरीके से। और शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कर्क और मकर रेखा के नीचे पाए जाएंगे, कर्क और मकर रेखा से बाहर उच्च अक्षांश पाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये लगभग 50 डिग्री का अक्षांश है लगभग। तो यहाँ पर कौन सा मरुस्थल होगा? शीतोष्ण मरुस्थल होगा। तो यहाँ पर एक पैटागोनिया नामक मरुस्थल पाया जाता है जो किसमें है? अर्जेंटीना में स्थित है। किसमें स्थित है? अर्जेंटीना में। तो पैटागोनिया मरुस्थल कैसा? शीतोष्ण मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है? शीतोष्ण। तो मरुस्थलों का भी नाम आता है, लिस्ट दे देगा, कहेगा 4 मरुस्थल दे देगा, पैटागोनिया का दे देगा, अटाकामा का दे देगा, गोबी का दे देगा। ठीक है, तो अब कहेगा इनमें से कौन सा सूक्ष्म जो है उष्ण मरुस्थल है। पैटागोनिया और गोबी दोनों क्या है? शीतोष्ण मरुस्थल है। और अटाकामा क्या है? उष्ण मरुस्थल है। ठीक, गोबी जो है मंगोलिया में है, जो मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे फैला हुआ एक मरुस्थल है गोबी, जिसको बोलते हैं शीतोष्ण मरुस्थल। ठीक, तो इस तरीके से पैटागोनिया। अब मरुस्थल क्या होते हैं? जहाँ पर ऐसी मरुभूमि, जहाँ अब इस सबसे ही पहचानो मरु, मतलब जहाँ पे लोग मर जाते हो, वहाँ जीवन संभव न हो, तभी तो वहाँ लोग कठिन जलवायु होगी, तभी तो ऐसे। तो यहाँ पर लोगों का मतलब यहाँ पर रहना दूभर हो जाता है, रह नहीं सकते हैं, सब चीज़ों की कमी है, पानी की कमी है, वनस्पतियों की कमी है, हर चीज़ों की कमी है, इसलिए इसको डिजर्ट कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। तो पैटागोनिया का मरुस्थल। और यहाँ पर एक जो है घास के मैदान है, अर्जेंटीना में एक घास के मैदान है जिसका नाम है पंपास घास के मैदान। क्या नाम है? पंपास घास के मैदान। अब ये भी जो है मकर रेखा के दक्षिण में है, तो ये कैसा घास का मैदान हो जाएगा? शीतोष्ण घास का मैदान। पंपास कैसा घास का मैदान हो जाएगा? शीतोष्ण। तो घास के मैदान भी दो प्रकार के होते हैं, उष्ण घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। हम अलग से घास के मैदान पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। तो पंपास कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण। और हमने यहाँ बताया था लानोस घास का मैदान है जो वेनेजुएला में है, ये कैसा है? उष्ण, क्योंकि ये कहाँ स्थित है? इक्वेटर के आसपास। इक्वेटर के आसपास स्थित, तो ये कैसा हो गया? गर्म उष्ण घास के मैदान। और ये पंपास जो है मकर रेखा से दक्षिण में स्थित है, तो ये कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान। तो इसलिए 2 चीज़ों के लिए अर्जेंटीना महत्वपूर्ण है। एक तो पैटागोनिया का जो है यहाँ पर वो है डिजर्ट है, मरुस्थल है, और पठार भी है पैटागोनिया का। और यहाँ पंपास जो है घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय। और यहाँ पर जो है रायो डी प्लाटा जो है एक खाड़ी टाइप की है, इसी में जो है नदियाँ आती हैं और अपना जल विसर्जित करती हैं। यहाँ पे एक छोटा देश है उरुग्वे, और ये पराग्वे है। ये क्या है? उरुग्वे और ये पराग्वे। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और पराग्वे जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। मकर रेखा किन से गुजरती है? चिली से गुजरती है, और अर्जेंटीना से, पराग्वे से और ब्राज़ील से।
4 देशों से होकर के क्या गुजरती है, मकर रेखा। चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से और ब्राज़ील से। और ब्राज़ील से विषुवत रेखा भी गुजरती है, ब्राज़ील से विषुवत रेखा भी गुजरती है। ठीक, अब ब्राज़ील की बात करेंगे तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील। और इसमें दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा दिख रहा है, देखो कौन सा दिख रहा है दूसरा, कंपोज कोई देश थोड़े नहीं, अर्जेंटीना, ये वाला देश, ये कौन सा देश है, अर्जेंटीना। तो ब्राज़ील सबसे बड़ा देश कहाँ का है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, और दूसरे नंबर पे क्या है, अर्जेंटीना। तो ब्राज़ील ब्राज़ील कई चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो इसका विस्तार काफ़ी है, यहाँ पर जो है विषुवत रेखा भी है और मकर रेखा भी है। तो यहाँ जलवायु की विविधता पाई जाती है, जलवायु की विविधता पाई जाती है। यहाँ पर उष्ण जलवायु भी है, शीतोष्ण जलवायु भी है। अब जो ये वाला क्षेत्र है ये पूरा अमेजन नदी का हिस्सा है। पूरा क्या है, अमेजन नदी। दुनिया का सबसे बड़ा जो है जल क्षेत्र, जल ग्रहण वाला नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, अफ्रीका पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। ठीक, लेकिन जो अमेजन नदी है ये दुनिया की सबसे ज़्यादा जलराशियों को, हाँ चौड़ाई में कह सकते हो, क्योंकि इसके पास जो नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, इसके पास सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं। तो ये बहुत सारी नदियों का जल लेकर के चलती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसके पास जो है इसकी जो घाटी है सबसे चौड़ी है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा चौड़ी घाटी वाली जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। अब अमेजन नदी में जो है चूँकि इसकी घाटी चौड़ी है तो इसके नदी के अंदर भी पत्तन स्थित है, नदी के अंदर भी पत्तन स्थित है, क्योंकि यहाँ से ये तो इसका मुहाना हो गया, इसका अमेजन नदी का मुहाना हो गया। यहाँ से जलयान, बड़े बड़े जलयान यहाँ तक आ जाते हैं और इस क्षेत्र में जो है बड़े उष्णकटिबंधीय जो है वन पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं। दुनिया का 25% के आसपास वनस्पतियाँ इसी क्षेत्र में स्थित हैं, अमेजन के उष्णकटिबंधीय वन में, अमेजन के उष्णकटिबंधीय वन में। इसको सेल्वा के वन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्वा के वन। सेल्वा के वन किसको कहते हैं, अमेजन घाटी में जो वन है। दुनिया की सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ 25% के आसपास वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं सेल्वा के वन में। अब यहाँ पर चूंकि ये भूमध्य रेखा पर स्थित है तो वर्षा भी अधिक होगी कि नहीं होगी, वर्षा अधिक होगी तो वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी और नदी नाले ज़्यादा हैं यहाँ पर, छोटी छोटी लगभग हज़ारों नदियाँ हैं इस क्षेत्र में। तो इसलिए जो है दलदली क्षेत्र भी है, वनस्पतियाँ भी अधिक है। तो यहाँ जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। जनसंख्या यहाँ क्या होगी, जंगल ही जंगल है, तो जनसंख्या ऑटोमेटिक कम रहेगी। और जब जनसंख्या कम रहेगी तो जंगल हरे भरे रहेंगे, काटने वाले लोग कम होंगे। तो फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लिया जाएगा इस जंगलों द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, वृक्ष इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, छोड़ते हैं। तो इसीलिए दुनिया का, विश्व का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा गया है, सेल्वा वन को। किसको कहा गया है, सेल्वा वन को। उष्णकटिबंधीय सेल्वा वन या अमेजन वाली घाटी क्षेत्र क्या कहलाता है, विश्व का फेफड़ा कहलाता है, विश्व का फेफड़ा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा ऑक्सीजन दुनिया को प्रदान करता है, ज़्यादा ऑक्सीजन दुनिया को प्रदान करता है। कभी कभी अमेजन के जंगलों में आग भी लग जाती है, आपने सुना होगा, जो सालों साल जलती रहती है आग। तो हाँ, अब देखो इनकी जो सहायक नदियां हैं अमेजन की, कुछ सहायक नदियां हैं। देखो नदी, अब कभी आपने सुना होगा कि कोई शहर या कोई नदी के बाएं तट पे स्थित है, नदी के दाएं तट पे, तो ये कैसे निर्धारित होता है। जैसे मान लेते हैं नदी बह रही है दक्षिण साइड में और हम जो है नदी में नाव लेकर के दक्षिण साइड में चले जा रहे हैं, तो जो हमारा हाथ होगा वही नदी का क्या हो जाएगा, तट हो जाएगा, दायां बायां हो जाएगा। यानी नदी जिस तरफ बहती हुई जा रही है उस तरफ कोई आदमी खड़ा हो जाए मुख करके, तो जो उसका हाथ होगा वही नदी का वो सिरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला नदी का हिस्सा क्या हो जाएगा, दाहिना, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, बायां। अगर नदी दक्षिण की तरफ बहती हुई जा रही है और हम दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारा दाहिना हाथ जो पश्चिम साइड में है तो पश्चिम साइड उसका दाहिना हो जाएगा और पूर्व साइड उसका बायां हो जाएगा। तो इस तरीके से जो शहर होते हैं बाएं दाएं बसे होते हैं और जो नदियाँ होती हैं उनकी सहायक कहा नहीं, तो बायां सहायक नदी, जैसे यमुना है। अब यमुना किस तरफ से, यमुना इस तरीके से गंगा ऐसे बहती जा रही है और यमुना ऐसे आकर के मिलती है, तो ये अब इसका मुंह इधर है, तो कौन से मतलब कौन से तट पे मिलती है, इस तरफ मिलती है, तो कौन सा तट हो गया, दायां।
दाएं तट पे, तो ये प्रश्न अक्सर आते हैं। तो इसका हाँ कंसेप्ट आप ध्यान रखो कि जिस तरफ नदी बहते हुई जा रही है वो उसका क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा। ठीक, इसीलिए तो माउथ कहते हैं, जहाँ नदी गिरती है उसको क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। तो मुख की तरफ अपना मुख करके खड़ा हो जाओ, वहीं जैसे प्रश्न आए तो आप दिमाग में बैठा लो कि नदी किधर से बह रही है, तो तुरंत आप पता लगा लोगे कि कौन सा शहर किधर स्थित है या कौन सी नदी किधर बहती है। तो इसके जो दाएं साइड की नदियां हैं अमेजन की, कुछ महत्वपूर्ण, बहुत सारे हजारों नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर एक नदी है जो है सहायक नदी, और मडीरा है, ये नदी जो है सहायक नदी क्या कहलाती है, पुरुष। अमेजन की एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं पुरुष। अब पुरुष है, महिला तो है नहीं, पुरुष है, तो पुरुष मदिरा भी पिएगा, पिएगा कि नहीं पिएगा, पुरुष मदिरा पिएगा तो मदिरा जो है इसकी सहायक नदी है। अब मदिरा पिएगा तो जोश में आ जाएगा ना, तो तारा जोश एक नदी है, कौन सी नदी है, तारा जोश नदी है। अब जब जोश में आ जाएगा तो कुछ झिंगू मुंगू करेगा कि नहीं, तो ये जो है झिंगा लाला होगा फिर, तो ये झिंगू नदी है इसकी सहायक नदी। तो इस तरीके से ये इनकी क्या है, सहायक नदियां हैं। अमेजन की दाहिने तरफ की या दक्षिण तरफ की सहायक नदियां कौन सी है, पुरुष, मदिरा, तारा जोश और झिंगू। झिंगा लाला करेगा, दारू पी करके नाचेगा ना। तो इस तरीके से जो है ये इनकी सहायक नदियां हैं। थोड़ा सा इसको हमने कहा रोचक बनाना है तो इसको बता दें, हालांकि प्रश्न नहीं पूछा जाता है इनसे, लेकिन ये हम देख रहे थे तो हमने कहा ये इनसे बन सकता है, कॉमेडी बन सकती है। और एक नीग्रो नदी इसकी सहायक नदी है। अमेजन की एक सहायक नदी क्या है, नीग्रो नदी, जो इसके दाहिने बाएं साइड से आकर के मिलती है। किधर से आकर मिलती है, बाएं साइड से मिलती है। तो और तो बहुत सारी हजारों नदियां हैं अमेजन की, और जा करके कहाँ गिरती हैं, अटलांटिक महासागर में। अब ये अटलांटिक महासागर में उत्तर में गिरती हैं कि दक्षिण में गिरती हैं। देखो यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा जो है यहीं से गुजर रही है, इसके मुहाने से गुजर रही है। अब क्या कह सकते हो कि दक्षिणी अटलांटिक में गिरती है कि उत्तरी अटलांटिक में गिरती है, इसका जल तो दोनों में जा रहा है, दक्षिण उत्तरी विषुवत रेखा पे ही गिर रही है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा किधर है, दक्षिण में है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप दक्षिण अटलांटिक महासागर लगाओगे, नहीं तो ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक, तो ये जो है अमेजन हो गया। अब अमेजन के वन को क्या कहते हैं, सेल्वा वन। एक बार मेरे साथ सारा रिवाइज करो। अमेजन के वन को क्या कहते हैं, सेल्वा वन, जो दुनिया के 25% के आसपास वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं, और विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं। सेल्वा वन को क्या कहते हैं, विश्व का फेफड़ा, लंग्स ऑफ दी जो है वर्ल्ड, विश्व का फेफड़ा। और यहाँ पर एक जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिसको कंपोज कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोज या कंपास। ये किस में है, ब्राज़ील में है। वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, लानोस। वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, लानोस। और ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, कंपोज। और पंपास क्या है, अर्जेंटीना का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। पंपास क्या है, अर्जेंटीना का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और इसके अलावा जो ये रॉकीज एंडीज पर्वत है, ये इस तरीके से एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अब इस पे जो है बहुत सारी चीज़ें ऊंचे ऊंचे स्थित हैं, बहुत सारे चीज़ें। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पर एक एकांगुआ अर्जेंटीना में, यहाँ पर अर्जेंटीना है, यहाँ पर माउंट एकांगुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है, माउंट एकांगुआ अर्जेंटीना में स्थित है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी, एंडीज। जैसे हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की नहीं बात कर रहे हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, तो हिमालय की सबसे ऊंची है और दुनिया की भी सबसे ऊंची है, 8,848 मीटर पर स्थित है। लेकिन एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो वो अर्जेंटीना में है, माउंट एकांगागुआ। तो वो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे स्थित है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर में, लेकिन अर्जेंटीना में स्थित है। अगर प्रश्न टिक लगाने के लिए आए तो किस पे लगाओगे, अर्जेंटीना में। ठीक, इसके अलावा कोटापैक्सिया एक जो है आपका, कोटापैक्सिया एक क्या है, ज्वालामुखी है। कोटापैक्सिया एक ज्वालामुखी है, जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सक्रिय सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है, कोटापैक्सी ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, कोटापैक्सी ज्वालामुखी है। तो ये ध्यान रखना है, ज्वालामुखी वाला हम पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, कोटापैक्सी, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक, तो इस तरीके से। और इसके अलावा ब्राज़ील में जो है कहवा की खेती ज़्यादा होती है। अब यहाँ मैदान है ना, कंपोज घास के मैदान है,
तो यहाँ पर क्या होती है, कहवा की खेती होती है। इस वाले बेल्ट में क्या होती है, कॉफ़ी की खेती ज़्यादा होती है। तो ब्राज़ील कहवा के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है। और कहाँ कहवा की खेती होती है, कैंपोज में। और कैंपोज में एक जो है मिट्टी पाई जाती है टेराकोसा नाम का। कौन सी मिट्टी, टेराकोसा कह रहा हूँ। टेराकोसा तो एक वो है, टेराकोसा क्या है, एक कपड़ा होता है लेकिन ये मिट्टी पाई जाती है टेरारोसा। कैंपोज घास के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, टेरारोसा। जैसे भारत में जो है गुजरात और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले हिस्से में एक मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी में क्या उत्पादन करते हैं, कपास। तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और यहाँ पर टेरारोसा मिट्टी पाई जाती है, इसमें खेती किसकी की जा रही है, कॉफ़ी की या कहवा की। तो टेरारोसा मिट्टी को कहवा मिट्टी भी कहते हैं या कॉफ़ी मिट्टी भी कहते हैं। कॉफ़ी सॉइल किसको कहते हैं, टेरारोसा मिट्टी को कहते हैं। किसको कहते हैं, टेरारोसा मिट्टी को। तो ये प्रश्न आएगा, मतलब कहवा मिट्टी किसको कहते हैं, टेरारोसा मिट्टी। और यहीं पर एक जो है बंदरगाह है ब्राज़ील में ही, जिसका नाम है संतोष। क्या नाम है, संतोष। हाँ, संतोष से ही याद रखो, संतोष में आ जाओगे। सेंटोस वैसे कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, सेंटोस। ठीक, तो सेंटोस एक बंदरगाह है जहाँ से ब्राज़ील का कहवा क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। ब्राज़ील का कहवा निर्यात कर दिया जाता है। तो इसीलिए सेंटोस को क्या बोलते हैं, कॉफ़ी पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉफ़ी पोर्ट या कहवा पत्तन। जॉर्ज टाउन को हमने कहा था डायमंड पोर्ट बोलते हैं, हीरा पत्तन, क्योंकि हीरे का निर्यात कहाँ से किया जाता है, जॉर्ज टाउन से, जो वेनेजुएला की राजधानी है। और यहाँ जो ब्राज़ील की राजधानी नहीं है सेंटोस, लेकिन ब्राज़ील का एक क्या है, पत्तन शहर है। क्या है, पत्तन शहर है। और यहाँ से क्या निर्यात किया जाता है, कहवा या कॉफ़ी। तो इसीलिए कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं या कॉफ़ी पत्तन भी कहते हैं किसको, सेंटोस के। ये प्रश्न हजारों बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि ब्राज़ील शहर के नाम दे देगा, साओ पोलो, ब्राज़ील या सेंटोस, इनमें से कौन सा जो है कहवा पत्तन है। तो कौन सा कहवा पत्तन है, सेंटोस। और यहीं पर इसी के बगल में एक शहर है साओ पोलो। क्या है, साओ पोलो। यहीं पर सेंटोस से थोड़ा सा पास में ही एक शहर है साओ पोलो। साओ पोलो जो कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। साओ पोलो ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। अब सबसे बड़ा शहर है तो यहाँ पर मंडियाँ होंगी कि नहीं, किसकी मंडियाँ होंगी, कहवा की मंडियाँ होंगी। किसकी मंडियाँ होंगी भाई, यहाँ से कहवा एक्सपोर्ट करना है तो डायरेक्ट यहीं ला करके थोड़े नहीं लाद देंगे। जितना कहवा का उत्पादन होगा तो कहाँ ला कर रखेंगे, पहले साओ पोलो में मंडियों में कहवा इकट्ठा किया जाएगा, फिर यहाँ से धीरे धीरे करके सेंटोस से निर्यात किया जाएगा। तो इसीलिए साओ पोलो को कहवा की मंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंडी। साओ पोलो को कहवा की मंडी कहा जाता है। और साओ पोलो जो है ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। इसीलिए शहर हो गया क्योंकि ब्राज़ील जाना ही जाता है कहवा के लिए, और कहवा के लिए बहुत दूर दूर तक जो है यहाँ पर क्या बने होंगे, गोदाम बने होंगे, ठीक, जहाँ पर रखा जाता होगा कहवा को। लेकिन जो इसकी राजधानी ब्राज़ीलिया यहाँ है, ये पत्तन नगर नहीं है। ब्राज़ीलिया जो ब्राज़ील की राजधानी यहाँ है, तो ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ से कुछ नहीं होता। और यहीं पर एक शहर है रियो डी जेनेरियो, पत्तन के शहर। भाई जो तट होते हैं उनके सहारे जो शहर होते हैं वहाँ की जलवायु बढ़िया होती है, इसलिए तो यहाँ पर लोग जो है घूमने भी जाते हैं, ज़्यादा जनसंख्या भी रहती है तटों के सहारे। तो इसीलिए यहाँ पर रियो डी जेनेरियो एक शहर है कि रियो डी जेनेरियो में जो है विश्व सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण, हाँ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर जो है ये रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील में, यहीं पर है, सेंटोस से उत्तर में। तो ये तीनों महत्वपूर्ण हो गए। सेंटोस किस लिए है, कहवा के निर्यात के लिए है। और साओ पोलो किस लिए होगा, कहवा की मंडी के लिए। और रियो डी जेनेरियो किस लिए होगा, यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो इसलिए जो है ये तीनों महत्वपूर्ण हो गए। ठीक, और इसके अलावा कुछ चीज़ें छूट रही हैं क्या, हाँ, ये हॉर्न अंतरिप छूट रहा है। देखो ये हॉर्न की तरीके से, हॉर्न मतलब क्या होता है, सींग, तो ये सींग जैसा दिख रहा है ना, कौन सा, टेरा डेल फेगो का ये हिस्सा सींग जैसा दिख रहा है ना, तो इसको कहते हैं हॉर्न अंतरिप। क्या कहते हैं, हॉर्न अंतरिप। हमने अफ्रीका में पढ़ा था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ा नहीं था, तो ऐसे ही ये हॉर्न ऑफ क्या है, दक्षिण अमेरिका का है, इसको हॉर्न अंतरिप कहते हैं। सींग जैसा निकला हुआ है ना, तो ये क्या है, टेरा डेल फेगो द्वीप है, उसको बोलते हैं दक्षिण अमेरिका का हॉर्न। क्या बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका का हॉर्न। ठीक, तो इस तरीके से। और इसके अलावा जो है ब्राज़ील में जो कहवा के बड़े बड़े बागान होते हैं, ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागान होते हैं,
बड़े बड़े बागान ब्राज़ील में कहवा के होते हैं, उनको कहते हैं फजेंडा। क्या कहते हैं? फजेंडा। ये छोटी मोटी परीक्षाओं में पूछ लेता है, फजेंडा क्या है? तो ब्राज़ील के कहवा के बागान हैं, बड़े बड़े कहवा के बागान हैं। और इस क्षेत्र में जो है रबड़ के प्लांटेशन होते हैं, इस क्षेत्र में रबड़ के प्लांटेशन होते हैं, रबड़ के नेचुरल प्लांट हैं, रबड़ के नेचुरल प्लांट हैं। तो यहाँ से जो जहाज आते हैं नेचुरल रबड़ को लेकर के और चले जाते हैं, प्राकृतिक रबड़। देखो पहले जब कृत्रिम रबड़ नहीं बनाया जाता था, अब तो टायरों के जो रबड़ है वो सब कृत्रिम बनाए जाते हैं, नहीं तो पहले इनका बहुत महत्व हुआ करता था। जब ये नेचुरल रबड़ होते थे तो नेचुरल रबड़ से जो है जब रबड़ बनाया जाता था तो वो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन अब तो बहुत सारे देशों ने कृत्रिम रबड़ बनाना शुरू कर दिया है, इसलिए इनका महत्व कम हो गया है। रबड़ का पेड़ नाम है उसका, रबड़ का पेड़, रबड़ प्लांट। और वो पेड़ जो होते हैं उसकी पत्तियां बहुत चौड़ी होती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? बहुत चौड़ी होती हैं। हाँ, दूध निकलता है, वही दूध इकट्ठा करते हैं और वही दूध जो है, हाँ वही दूध जो है उसको प्रोसेस करके उसी का रबड़ बना देते हैं। जैसे च्युइंगम आप खाते हो ना, च्युइंगम खाते हो ना, तो बाद में लिचिर लिचिर बचता है तो इसी चीज़ का बनाया जाता है, लेकिन वो नेचुरल नहीं होता है, वो नेचुरल नहीं होता, कृत्रिम होता है। ठीक, तो ऐसे ही रबड़ का निर्माण करते हैं। लेकिन देखो अब ये उष्णकटिबंध में रबड़ कहाँ हो रहा है? रबड़ कहाँ हो रहा है? विषुवत रेखा के आसपास। तो फिर जो रबड़ वाले बागान होंगे, पेड़ होंगे, वो कैसे होंगे? उष्णकटिबंधीय पेड़ होंगे। और उष्णकटिबंध के जो पेड़ होते हैं वहाँ की वर्षा खूब हो रही है तो वहाँ की पत्तियाँ क्या होंगी? चौड़ी चौड़ी होंगी। ये सब जो वनस्पतियाँ पढ़ाएंगे, जलवायु पढ़ाने के बाद तब ये सब समझ में आएगा कि वर्षा होगी तो लहलहाएंगे, खूब लहलहाएंगे तो अपनी पत्तियों को बड़ा करेंगे, तभी तो उनकी पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। और जहां वर्षा नहीं होगी, मरुस्थलीय क्षेत्र में, वहां की पत्तियां क्या होंगी? नहनी होंगी, क्योंकि उन्हें अपने पेड़ को जिंदा रखना है, अपने पेड़ को जिंदा रखना है। और पत्तियां पानी ज़्यादा पी लेती हैं और पानी है नहीं उनके पास में, तो फिर वो पत्तियों को नहनी बनाती हैं, अपनी पत्तियों को ऐसे पैदा ही करती हैं कि नहनी नहीं रहे, जिससे ज़्यादा पानी इनको ना जाए, हम अपना जीवन बचा। और जो उनके अंदर अभी पेड़ है, इसमें आप जो है वो मारोगे छाल के अंदर, तो उसमें क्या होगा? पानी बहेगा। तो वो सब पानी को सुरक्षित रखने के लिए जो मरुस्थलीय पौधे हैं वो अपने छाल को मोटा बनाती हैं, अपने छाल को मोटा रखती है। जैसे कीकर का पौधा है या फिर बबूल का पेड़ है, उसको आप खोदोगे तो उसमें छाल मोटा निकलेगा, क्योंकि वो सब मरुस्थलीय क्षेत्र में है और वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो गर्मी ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण, वहाँ पानी तो है नहीं कि जो है पानी ज़्यादा है तो वाष्प बन जाए, तो वहाँ वाष्प किससे निकलेगा? पेड़ पौधों से निकलेगा। और पेड़ पौधे से वाष्प निकलता है, उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो इसलिए वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसलिए वहाँ के पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को छोटा रखते हैं और अपने छाल को मोटा रखते हैं और जड़ों को गहरा रखते हैं। जड़ें बबूल वगैरह की गहरी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ जो सी लेवल है वो वाटर लेवल है, सी लेवल नहीं कहेंगे, ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे है, तो उसको पीने के लिए पानी को अपनी जड़ों को नीचे तक ले जाते हैं। ये सब मतलब सारी चीज़ें भूगोल से जुड़ी हुई हैं, सब पढ़ोगे आप धीरे। तो इस तरीके से ये पूरा जो है, कितना टाइम हुआ इसे? अब इनको याद करो, एक बार रटो मेरे साथ, ठीक है? बस याद हो जाएगा। फ्रेंच गुयाना कौन कौन से देश हैं? पहले इनको याद करते चलो। फ्रेंच गुयाना है, फिर इसके बाद सूरीनाम है, गुयाना है, फिर इसके बाद में वेनेजुएला है, फिर कोलंबिया है, फिर इसके बाद में इक्वाडोर है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वेटो, जो विषुवत रेखा पे स्थित है। और इसके बाद में पेरू है। पेरू किस लिए जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पेरुवियन जलधारा ठंडी बहती है, हम्बोल्ट के नाम से। और इसके बाद में अटाकामा मरुस्थल है, चिली और इनकी बॉर्डर पे है, तो चिली है। और ये इसी के बॉर्डर पे पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे एक टिटिकाका झील है। अब ये झील दुनिया की सबसे ऊंची झील है और दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, कोटापैक्सी ज्वालामुखी। और दुनिया का सबसे ऊंचा राजधानी शहर भी दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, लापाज, जो बोलिविया का है। और दूसरे नंबर पे क्वेटो। ठीक, तो इस तरीके से। और अर्जेंटीना पैटागोनिया का पठार और पैटागोनिया का यहाँ मरुस्थल है, जो शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। और पंपास जो कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, कहाँ है? अर्जेंटीना में स्थित है। और ब्राज़ील जो है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और वो 3-4 चीज़ों के लिए जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तो यहाँ सेल्वा वन है, ब्राज़ील में सेल्वा वन, जो उष्णकटिबंधीय वनस्पतियाँ हैं। ठीक, और यहीं पर जो है कैंपोस घास के मैदान पाए जाते हैं। और ये पठारी क्षेत्र है, कैंपोस मैदान, और इसके पास में एक पठारी क्षेत्र है। ठीक, और यहाँ पे बोलिविया का पठार है। यहाँ पर क्या है? बोलिविया का पठार है।
और यहाँ पर गयाना का पठार है, यहाँ पर गयाना का पठार है। पठारों की बात करें तो ये गयाना का पठार है, ये बोलीविया का पठार है, पैटागोनिया का पठार है, ठीक, ब्राज़ील का पठार है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड बोलते हैं इसको, कैंपोस के बगल में ही। और इसके अलावा जो है ये हो गया। और यहाँ पर कहवा की खेती ज़्यादा होती है, किसमें? ब्राज़ील में कहवा की खेती ज़्यादा होती है। तो कहवा की खेती होती है तो यहाँ पर साओ पोलो को कहवा की मंडी कहा गया है, साओ पोलो को कहवा की मंडी कहा गया है। और सैंटोस को कहवा का पत्तन कहा गया है। कहवा निर्यात का पत्तन है तो इसलिए कहवा पत्तन किसको कहा गया है? सैंटोस को कहा गया है। यहाँ मैंने सटोस लिखा है, एन इसमें हट गया है, एन नहीं है, सटोस लिखा है, लेकिन ये क्या है? सैंटोस है। सैंटोस पढ़ते हैं, अब आप संतोष नाम से याद रखो तो संतोष रहेगा आपको, ठीक। तो इस तरीके से अमेजन दुनिया की सबसे ज़्यादा जलग्रहण वाली नदी है, सबसे बड़ी जलग्रहण वाली नदी क्या है? अमेजन। और चिली एक चीज़ के लिए और जानी जाती है, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? चिली की है। लेकिन मैंने पढ़ाया था कनाडा की सबसे बड़ी तटरेखा है, तो दिक्कत हो गई ना। अब देखो लंबा किसको कहेंगे? ये लंबा लंबा दिख रहा है, ये लंबा लंबा दिख रहा है, लेकिन कनाडा का इतना लंबा कहाँ है? वो तो चारों तरफ घूम करके है। तो सबसे बड़ी तटरेखा, यहाँ प्रश्न आएगा, प्रश्न को ध्यान से सुनना है। सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? कनाडा की। और सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? चिली की। तो ये लंबाई में है, इस तरीके से लंबा लंबा है। तो ये लंबाई में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? चिली की। और सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? कनाडा की। तो ये ध्यान रखना। तो और यहाँ दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। इस पर सबसे ऊंचा जो है पर नगर भी है, लापाज नामक जो है, जो राजधानी नगर है। और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है, कोटापैक्सी नाम से, ठीक है। और सबसे ऊंचा क्या है? टिटिकाका झील भी है, नौगम में झील है सबसे ऊंची। तो इस पर्वत के कारण, इस ऊंचे पर्वत के कारण सारी चीज़ें यहाँ ऊंची ऊंची स्थित हैं। और ये 7200 किलोमीटर लंबी है। और दूसरी सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? रॉकीज है, उत्तरी अमेरिका की रॉकीज पर्वत श्रृंखला, जो लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है। भारत की जो है उसके बाद है तीसरे नंबर पे हिमालय वाली, जो है भारत में नहीं नेपाल तक फैला हुआ है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 3200 किलोमीटर है। तो ये उससे दूना लंबी है, कहाँ 3200 कहाँ 7200, इसका आधा भी नहीं है हिमालय, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे दक्षिण अमेरिका से संबंधित। अब इनको याद रखना, जो PDF दिया है उसको रिवाइज कर लेना 2-3 बार, देखते रहा करो बीच बीच में, PDF चेक करते रहा करो बीच बीच में, तो इससे रिवाइज होता रहेगा।